राहुल गांधी की लाइन है वो संघ और भाजपा के खिलाफ स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें यदि दिग्विजय सिंह संघ के समर्थन में खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं ये नेतृत्व की लाइन के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी जब मौका मिलती है ओबीसी लीडरशिप की लाइन लगा देती है और कांग्रेस पार्टी क्या करती है, वो अपने ओबीसी लीडर की जड़ें काटती है। ये फूल छाप कांग्रेसी कौन है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया फूल छाप कांग्रेसी थे या कमलनाथ फूल छाप कांग्रेसी थे? कांग्रेस के पास एक मजबूत लीडरशिप थी और इस लीडरशिप को खत्म किसने किया? दिग्विजय सिंह ने किया। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, कुछ वर्ष पहले एक बॉलीवुड की फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था चक दे इंडिया। और वो चक दे इंडिया बड़ी चर्चित हुई थी। और वो एक टीम वर्क कैसा होता है उसमें उसके कोच ने सब कुछ दिखलाया और दर्शाया था। और एक अदद हार उसे कैसे मायूस कर गई थी या उसको कैसा घर कर गई थी और फिर उसने कैसे उस मायूसी को दूर किया, इसका एक बेहतरीन जो उदाहरण है उस फिल्म में देखने सुनने को मिला था। मित्रों, मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन दिनों जो हम बार बार देखते हैं कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भी कुछ उसी दौर से गुजर रही है। और लंबा वक्त हो गया है, बहुत लंबे वक्त से हार दर हार का सामना उसे करना पड़ रहा है और बहुतेरे प्रयोग हो रहे हैं, अलग अलग कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मामला परवान चढ़ नहीं पा रहा है। और फिर बात बार बार वही उठती है कि एक अदद, वो जो मैंने जिस फिल्म का जिक्र किया जिसमें शाहरुख खान ने एक कोच की भूमिका अदा की थी और एक ऐसे कोच जो साफ कहते हैं कि ये जो टीम है, इस टीम का दादा मैं हूं और ये टीम चलेगी तो मेरे मान से। और अच्छे अच्छे प्लेयर फिर वो पानी भरते नजर आते और फिर एक ऐसा अवसर आता है कि अंत में वो टीम जीत दर्ज करके ही दम लेती है और वो वर्ल्ड कप ले आती है। खैर, वो बॉलीवुड की बात थी, ये मतलब वो कह लीजिए रियल लाइफ थी, हम रियल लाइफ की बात करने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं है कि उसके पास में करिश्मा करने वाले लोग नहीं है, लेकिन साफ तौर पर वही सब कुछ नजर आता है जो उस फिल्म में कहीं दिखाया दर्शाया गया था कि वो एक दूसरे के खिलाफ खेलने की कोशिशों में ज्यादा जुटे रहते। और मैं ये सारी बातें इसलिए भी आज करने जा रहा हूं क्योंकि मैं जिस मध्य प्रदेश से आता हूं वो मध्य प्रदेश कांग्रेस की अपार संभावनाओं वाला सूबा था, है, अभी बना हुआ है। ये बिल्कुल अलग बात है कि वो जो कहीं एक जो नंबर के मान से नहीं वो स्थिति हो पा रही है, लेकिन कुछ उसका जो अपना यहाँ बैंक है, वोट बैंक है, बना हुआ है। और ये पूरे देश में लागू होता है। अलग अलग ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां वो वैसे ही जो एक अदद शाहरुख खान जैसे कोच की आवश्यकता महसूस बार बार कांग्रेस में होती है। और चूंकि ये फाउल दर फाउल अपने ही लोग कर रहे हैं और संदर्भ क्या कुछ होगा मैं आगे आपसे बात करूंगा। पहले सबसे पहले एक मेहमान को जोड़ूंगा, बहुत खास मेहमान जुड़ता हूं। जुड़ गए हमारे साथ, आप हैं श्री दिनेश गुप्ता साहब। दिनेश जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आभार हमसे। और दिनेश जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं। दिनेश जी 4 दशक से ज्यादा एक लंबा अनुभव है जर्नलिज्म का और निरंतर देश और राज्य तो है ही, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तो बहुत, और देश की राजनीति पे निगाह नजर रखते हैं। मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा दिनेश जी, जो मैंने आपका परिचय भी दिया। लंबा वक्त आपने देखा है कांग्रेस को, आपने एक दौर में वो अर्श पे होती थी, आज फर्श ही फर्श पर। अगर मध्य प्रदेश की बात करो, कई सारे सूबे हैं और मैं मध्य प्रदेश से जिक्र वहां से शुरू करना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले, करीब 17 महीने होते हैं, गुजरात में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था और राहुल गांधी ने वहां बहुत सख्त अंदाज में कहा था कि जो हम लोगों के बीच हैं कुछ ऐसे कांग्रेसी हैं जिनका झुकाव बीजेपी की ओर नजर आता है और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं इन सबक सिखाना होगा। 17 महीने हो चुके हैं, सबक तो नहीं हुआ। और फिर मैं कहूंगा संदर्भ मेरा यह है कि अभी बहुत विवादित मामला एक चल रहा है देश भर में, वो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के बड़े बड़े उच्च पदों पर रहे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे, कई राज्यों के वो प्रभारी रहे कांग्रेस के। उनका एक वो पोस्ट आरएसएस को लेकर, शुरुआत वहीं से करना चाहूंगा। क्या कहिएगा, ये जो सब, ये जो वक्त है, दौर है, देखिए अभी 5 राज्यों के चुनाव, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है, चुनाव राज्य विधानसभा के होने, और इन सब के भी इस तरह के मूव्स होना, कैसे देखें, कैसे लें? यहीं से शुरुआत दिनेश गुप्ता जी। देखिए, दिग्विजय सिंह जी अपने आप का एक क्लेम करते हैं कि वो आरएसएस विरोध की राजनीति करते हैं
और आरएसएस के सबसे बड़े विरोधी देश में दिग्विजय सिंह अपने आप को मानते हैं और कहते हैं। लेकिन उनके बयानों से पार्टी को क्या लाभ हुआ? आप आरएसएस के खिलाफ बयान देते हैं, बहुत अच्छी बात है आप आरएसएस के खिलाफ, क्योंकि आपकी पार्टी ही जो मूल है, वो कहीं न कहीं आरएसएस के खिलाफ है, उसकी विचारधारा आरएसएस के विपरीत है, तो आप ऐसा कौन-सा काम करते हैं जो आप आरएसएस के खिलाफ बयान देते हैं? अर्जुन सिंह तो आरएसएस के भी तो कट्टर विरोधी थे, उन्हीं के राजनीतिक गुरु माने जाते थे। आप देखिए कि बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी, तो विरोध करने वाले कौन थे? अर्जुन सिंह थे। यदि जो है उन्होंने भगवा आतंकवाद जैसे शब्द जो है सांस्कृतिक आतंकवाद, भगवा आतंकवाद जैसे मुद्दे जब आए या शब्द आए, तब ये किसने कौन लाया था? ये अर्जुन सिंह लाए थे। उस वक़्त की जो पीढ़ी थी, वो एक्चुअल में आरएसएस को जानती थी और आरएसएस के खिलाफ लड़ती थी। आरएसएस के खिलाफ लड़ने का तात्पर्य क्या है? क्या आप हिंदुत्व के खिलाफ लड़ेंगे? ये तो नहीं हो सकता ना कि आप हिंदुत्व के खिलाफ लड़ेंगे आरएसएस का तात्पर्य। आरएसएस के साथ लड़ने के साथ-साथ आपको करना क्या है? आपको अपना वोट बैंक भी बचाना है। आप जब उसकी आइडियोलॉजी समझते हैं, जिसका आप विरोध कर रहे हैं, तो उस विरोध में आप जो आपकी पॉलिटिकल लाइन है, वो किस तरह की होगी? तो दिग्विजय सिंह ने आप देखिए जब वो सत्ता में रहे, तब तब उन्होंने क्या संघ भाजपा के लोगों को प्रश्रय नहीं दिया, उनको संरक्षण नहीं दिया। बहुत सारे किस्से मिल जाएँगे आपको उनके 10 साल के राजनीतिक जीवन में। नहीं, मुझे याद है और उन्होंने राष्ट्रीय कार्य समिति, जब भोपाल में राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी तो भोज दिया था, हम लोगों को याद है, हमने रिपोर्ट किया था। तब हाँ, तब बड़ा शिष्टाचार माना गया कि ये मुख्यमंत्री का देखिए कितना बड़ा राजनीतिक शिष्टाचार है कि उन्होंने निभाया। शिष्टाचार के साथ आपका जो राजनीतिक धर्म है, आपकी जो पार्टी के प्रति धर्म है, वो आपने निभाया क्या? 10 साल आप मुख्यमंत्री रहे, तो पार्टी आपकी मजबूत होना चाहिए कि कमजोर होना चाहिए? आपके पास क्या ऐसे कार्यकर्ता आपने तैयार नहीं किए थे जो 2003 में आपके साथ मजबूती के साथ खड़े होते? कांग्रेस का पतन तो 2003 से ही चालू हुआ ना, आज हम 25 में बात कर रहे हैं, तो 2003 के बाद लगातार पतन चालू हुआ। 2003 के पहले क्या था? कांग्रेस के पास एक मजबूत लीडरशिप थी और इस लीडरशिप को खत्म किसने किया? दिग्विजय सिंह ने किया। फिर आप ये कहें कि आरएसएस की विचारधारा का मैं विरोध करता हूं, तो आप ऐसे लोग भी तो खड़े करिए हर पोलिंग स्टेशन पर, हर विधानसभा क्षेत्र में, जो कांग्रेस पार्टी का वोट बढ़ाएं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए जो वोटर हैं उनको अपने साथ रखें। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है कि हिंदू कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, हिंदू नहीं, आप ओबीसी, एससी, एसटी, बहुत सारे आप वर्ग देखिए, आज भी कांग्रेस पार्टी यहाँ सबसे मजबूत है। यहाँ संघ और भाजपा का जब उदय हुआ, बहुत कम समय के लिए होता था। दिग्विजय सिंह ऐसा क्या हुआ कि 10 साल मुख्यमंत्री रहे और संघ और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो गई, उसे सत्ता से हटाने में कांग्रेस को पसीना आ रहा है। तो ऐसा कैसा विरोध है? ये तो आत्मचिंतन की बात है ना। ये आप अपना एक बयान जारी कर रहे हैं, ये बताता है कि आपका आत्मचिंतन क्या कह रहा है। आप ऐसे मौके पर भी अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो संकट के दौर में। बिल्कुल। तो दिनेश जी, मैं वो जो दिग्विजय सिंह जी का वो एक्स दिखाना चाहूंगा, जिसे हम ट्वीट कहा करते थे। मैं दर्शकों को देखा हुआ है और हम कई बार इस पे बात कर, लेकिन पहले देखिएगा आप भी दर्शक एक बार उसको, हम जिस पे जिक्र शुरुआत हमने की, देखिएगा पहले उसे। देखिए दिनेश जी, ये जिसको लेकर भारी विवाद, और मैं आपसे जब मैंने अपना ओपनिंग रिमार्क दिया थोड़ा लंबा था और जरूरी था मुझे भूमिका को बांधना। हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस में पोटेंशियल है बहुत, उनके पास ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई है कांग्रेस, अनेक सूबे हैं, केवल केवल शायद जो संगठित करना या उनमें ऊर्जा बना, और राहुल गांधी कोई कोर कसर छोड़ते दिखते नहीं है। लेकिन वो बात क्यों नहीं बन पा रही, इनके लीडर, चाहे वो जैसे दिग्विजय सिंह हो या फिर शशि थरूर, ऐसा कि लंबी फहरिस्त है और कई तो लोग छोड़कर जा चुके हैं दिनेश जी। तो कहां चूक, कहां क्या हो रही है? क्या 2 कदम आगे 4 कदम पीछे? जब कहा गया था राहुल गांधी द्वारा वहां की 17 महीने पहले जो मैंने जिक्र किया अहमदाबाद में, बहुत साफ तौर पर कहा था और बड़े खुश हुए थे, बड़ी तालियां बजी थी, लेकिन क्या कुछ दिखा? कहा इसके बीच में अगर हम करें 2024 के चुनाव में जो हुआ बीजेपी के साथ, लेकिन उसके बाद 5 राज्य रहे, 5 राज्यों में हरियाणा रहा, महाराष्ट्र रहा, दिल्ली रहा, बिहार रहा, झारखंड रहा और जम्मू कश्मीर को भी आप जोड़िएगा, केंद्र शासित प्रदेश, तो 4 जगह आप बुरी तरह हारे। अभी आपके सामने 5 सूबे फिर हैं, राज्य विधानसभा के चुनाव, बंगाल है, तमिलनाडु है, असम है, पुडुचेरी है, केरल, और केरल में खाता खोला है। तो ये सब क्या द्योतक क्या है? ये कैसे मामला कैसे पटरी पर आना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या एज ए विश्लेषक आपकी क्या राय होगी? देखिए, अलग-अलग चीजें हैं संजीव जी, आपने बहुत सारे उसमें सवालात मिक्स हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो राजनीति है, 2 विपरीत ध्रुव है।
आप उत्तर भारत में जिसे हम काऊ स्टेट कहते हैं या हिंदुत्व का सबसे मजबूत गढ़ जिन्हें मानते हैं, यहाँ जो है हिंदुत्व और भारतीय जनता पार्टी की बात होती है। यहाँ बहुसंख्यक वोटर की बात होती है। लेकिन जब हम दक्षिण भारत में जाते हैं, तो यही बहुसंख्यक वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी संघ की विचारधारा के खिलाफ खड़ा नजर आता है। आप वहां भारतीय जनता पार्टी अभी तक क्यों नहीं मजबूत हुई? आरएसएस मजबूत क्यों नहीं हुई? ये भी तो पूछा जाना चाहिए, दिग्विजय सिंह से पूछना चाहिए कि भाई वहां इतने साल हो गए, आजादी को 1947 में हुई थी, अब तक दक्षिण भारत में क्यों नहीं मजबूत हुई? क्योंकि यहाँ जो चीजें, यहाँ यदि हम भगवान श्री राम को मानते हैं उत्तर भारतीय, तो दक्षिण भारतीयों का जो सोच है उसके विपरीत है। उनकी रामायण अलग तरह की रामायण है। और अभी कांग्रेस पार्टी को संचालित कौन कर रहा है? दक्षिण भारत के लोग समझ रहे हैं। जो पूरा संचालित तो वही कर रहे हैं, आप खड़गे जी हो या जो दूसरे नेता हैं, वो सब दक्षिण भारत से ही आते हैं। इन नेताओं का क्या है? इन नेताओं को तो अपने राज्य की राजनीति दिख रही है, उनको उत्तर भारत की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ दिग्विजय सिंह आते हैं जिस राजनीति, तो यहाँ दिग्विजय सिंह को क्या करना चाहिए? इन दक्षिण भारतीय नेताओं के खिलाफ खड़े होकर ये कहना चाहिए कि इससे हमें नुकसान होता है। कहाँ? उत्तर भारत की राजनीति में हमें नुकसान होता है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई? योगी जब मुख्यमंत्री बने, इसके पहले तो नहीं थी। इसके पहले तो कांग्रेस तो जो 90 के दशक की शुरुआत से नहीं थी वहां उत्तर प्रदेश में। बिहार में कांग्रेस पार्टी कब से नहीं है? उसको भी एक लंबा अरसा हो गया। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, उसमें आप देखिए कि जब मिस्टर रेड्डी हुआ करते थे, जो है राजशेखर रेड्डी जब थे, तब क्या था? तब कांग्रेस पार्टी थोड़ी-सी अच्छी स्थिति में थी। इसके बाद वहां आप केरल में आप देखिए वामपंथियों के साथ है, तो वहां की राजनीति आपको अलग दिखेगी। तमिलनाडु में भी कांग्रेस पार्टी खुद अपने दम पर चुनाव नहीं जीतती। वहां भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल, वहां पूरे दक्षिण भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का दबदबा है। और ये उत्तर भारत के कुछ राज्यों में भी हम देखते हैं ना कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य हैं, झारखंड है, जहां जो है हिंदुत्व भी असर करता है, वहां भी क्षेत्रीय दल है। क्षेत्रीय दलों के कारण कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है। जहां भी तीसरी पार्टी है, वहां कांग्रेस को नुकसान हो जाता है। और ये तीसरी पार्टी किसके वोट पर राजनीति कर रही है? आप शरद पवार से लेकर आप लालू यादव तक देखेंगे, तो राजनीति तो कोई कांग्रेस का वोट बैंक है ना, एससी, एसटी, माइनॉरिटी। या पश्चिम बंगाल में आप चले जाइए, ममता बनर्जी किसके वोट पर राजनीति कर रही है? कांग्रेस के वोट पर। कांग्रेस पार्टी से निकली हुई नेता है। कांग्रेस पार्टी ने उनकी उनकी ताकत को नहीं पहचाना, उनसे अलग चले गए। शरद पवार की जो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी, उसको स्वीकार नहीं किया, तो वो छोड़ के चले गए। तो निकले तो सारे लोग कांग्रेस से ही है। अब जब आपको पद नहीं मिलता, आपको जो है आपके मनो अनुसार जो है आपको चीजें नहीं होती, तो आप पार्टी से नाराज हो जाते हैं। आप अलग दल बना लेते हैं। तब तो संगठन और आरएसएस की विचारधारा आपको प्रभावित नहीं करती कि हमें पार्टी ने जो निर्णय कर लिया उसे स्वीकार करें। भाई नरसिंह राव को जब प्रधानमंत्री बनाया था, तब आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग थे जो उनके विरोध में थे। इसके बावजूद उन्होंने 96 तक अपनी सरकार चलाई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आ गई। तब से आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी किस तरह के क्राइसिस में चल रही है। बात वही है कि कांग्रेस 120, 25, 30 सीटें केवल जीत सकती है, इससे ज्यादा नहीं जीत सकती। और इससे ज्यादा सीट जीतने के लिए जो मेहनत उसे करना चाहिए, वो उसके नेता करने को तैयार नहीं है। उनको तो लगता है हमारी राज्यसभा मिल गई, हमको तो बहुत अच्छा है। हम लोकसभा चुनाव यदि आप हार जाते हैं, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? आप लगातार विधानसभा चुनाव आपके राज्य में हार रहे हैं, तो किसकी जिम्मेदारी तय होना चाहिए? तो मैं पार्टी यही में यही जिम्मेदारी। मैं आपसे यही सवाल करने वाला था। आपने कहा कई जगहों पर अलग दल, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, कई सारे राज्य है ना, सीधा टकराव है। कांग्रेस और बीजेपी दो ही दल हैं मुख्य तौर पर, और कम से कम मध्य प्रदेश तो यही स्थिति है। बावजूद इसके देखिए वोट बैंक की कई बार बात होती है। हम ध्यान करें 2003 ऐसा साल रहा था जब 31.61% पर आकर कांग्रेस खड़ी हुई थी, 42.50 पर बीजेपी थी, और 173 और 38 से ऐसा बदतर स्थिति का भी नहीं हुई थी। लेकिन ये वोट बैंक आपका नंबर गेम में बदलने में कहां दिक्कतें खड़ी हैं? क्यों दिक्कतें खड़ी हैं? क्या यही सब इनके आपसी टकराव? दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कांग्रेस को कांग्रेस हराती है, और उनके अपने ऐसे और भी लीडर, कमलनाथ क्या कर रहे हैं इन दिनों? कहां है जो अर्जुन सिंह जी के सुपुत्र साहब अजय सिंह राहुल? कहां है अरुण यादव जिनको अवसर दिए गए? क्या पद ही सब कुछ है? इससे ही सब कुछ होगा क्या? देखिए, दिग्विजय सिंह तो खुद कहते हैं ना कि उनके बयानों से कांग्रेस पार्टी के वोट घटते हैं। तो जब आपको ये बात पता है, तो आपको आरएसएस के फेवर में
मोदी जी के फेवर में ये ट्वीट करने की आवश्यकता क्या थी? जो आप गुजरात के सम्मेलन का बात 17 महीने पुरानी बात कर रहे थे, वहीं से तो ये निकला कि कांग्रेस पार्टी के भीतर स्लीपर सेल है। ये राहुल गांधी ने तो ये बात बहुत बाद में कही, लेकिन 2008 के विधानसभा चुनाव से हम मध्य प्रदेश में फूल छाप कांग्रेसियों की चर्चा करते हैं, कर है रहे ना? ये कर फूल छाप कांग्रेसी कौन है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया फूल छाप कांग्रेसी थे या कमलनाथ फूल छाप कांग्रेसी थे? तो फूल छाप कांग्रेसी जब सुरेश पचौरी को पार्टी की जिम्मेदारी दी गई, अध्यक्ष बनाए गए, 2008 का सबसे अच्छा समय था जब कांग्रेस पार्टी अपनी वापसी कर सकती थी सत्ता में। और वही पीरियड वो था जिसमें दिग्विजय सिंह ने कहा था कि वो 10 साल कोई पद नहीं लेंगे। तो आपने 10 साल की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए क्या किया? आपने पार्टी को सत्ता में ही नहीं आने दिया। सबसे बड़ी फॉलोइंग तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के पास थी ना। उनके लोगों को टिकट नहीं मिला, वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करने लगते हैं। और मैं आपको पीछे ले जाता हूँ संजीव जी। इस प्रदेश में फ्री फॉर ऑल चुनाव लड़ने का पहला प्रयोग किसने किया? दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे तब नगरीय निकाय चुनाव में, स्थानीय सरकार चुनाव में फ्री फॉर ऑल कर दिया था, किया था, मुझे अब याद है, मैंने इसका कवर किया। इसका मतलब क्या हुआ? दिग्विजय सिंह ने अपनी कील ठोकनी कब से चालू की कांग्रेस के ताबूत में? जब वो उसी स्वयं वक्त चालू कर दी थी। उसी वक्त जब चालू कर दी थी ना। ये ये कोई राजनीतिक परिपक्वता का निर्णय था कि आपने कह दिया कि साहब कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी और हमने फ्री फॉर ऑल कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को अपना जो जमीनी आधार है वो मजबूत करने का मौका मिल गया। और दूसरा क्या हुआ कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसे लगा कि अब तो आप खुलेआम विरोध भी करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जो खुलेआम होता है कांग्रेस पार्टी में विरोध, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो जहां बात कौन कर रहा है संगठन की? क्या दिग्विजय सिंह ने अपने समर्थकों को कभी कहा कि आप जो है ये विरोध मत करिए, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा? लेकिन आपने तो उनको टिकट दिलवाया। आप मुझे बताइए केपी सिंह का टिकट किसने बदलवाया है, जिसको लेकर कुर्ता फाड़ राजनीति हुई कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में? और क्या वो सार्वजनिक मंच चुनाव का इस राजनीति का था? तो फिर फूल छाप कांग्रेसी, स्लीपर सेल, ये जो सारी चीजें हैं, ये किन पर एप्लीकेबल है? जिनका गला यहां तक भर गया राजनीति से, पदों से। और आज सफर कौन कर रहा है? कांग्रेस का वो कार्यकर्ता कर रहा है जो 38%, 35%, 40% वोट पर पार्टी को बनाए रखे हुए है। अब सोचिए, कल्पना करिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने यहां जगह देने के बजाय उमा भारती और सिंधिया का एक कोई क्षेत्रीय राजनीतिक दल बना दिया होता, तो कांग्रेस भविष्य में कहां खड़ी होती? यहां तीसरे दल का यदि उदय हो जाए तो कांग्रेस वही हाल होगा जो उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर आपके पास इतनी सीट भी नहीं होगी कि आपको एक राज्यसभा की सीट राज्य से हासिल हो जाए। ये तो वो राज्य है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ का जो वोटर है वो एक कांग्रेस की उसकी विचारधारा से जो प्रतिबद्धता है वो साल दर साल बनी हुई है। और ये 2-4-5% का फर्क होता है हार जीत में। और ये 2-4-5% का फर्क सैबोटाज और संगठन की शक्ति से होता है। भाजपा अपनी संगठन की शक्ति से अपना जो 5% का मार्जिन ऊपर कर लेती है तो सरकार बना लेती है, और कांग्रेस पार्टी सैबोटाज से इसको कम करती है तो वो विपक्ष में बैठ जाती है, और उसके बाद फिर वही 5 साल उनका नाटक होता है। बिल्कुल नहीं, लेकिन आपने दो चीजें कही, मैं दो सवाल, एक तो मैंने पूछा था कि अजय सिंह राहुल हुए पोटेंशियल वाले, हमें याद है नेता विपक्ष के तौर पर जब उनका चयन हुआ था तो थोड़ा लगा था कि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। जो मौका मिला अरुण यादव को, खामोश शांत बैठ गए, उसके बाद पद से हटे। ये जो चीजें, और फिर आपने एक कहा फूल छाप कांग्रेसी, और आपने जिक्र किया चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो चाहे सुरेश पचौरी हो, दोनों ने बीजेपी को ज्वाइन किया, तो वो जो कहीं इन लोगों को तो बल मिला ना, जो ये लोग जो उकसाते थे, जिन पे ब्लेम्स हैं कि कांग्रेस कांग्रेस को हराती है और इस तरीके के वहां सर्कमस्टेंसेस पैदा किए गए, वो भी चीजें निकल कर सामने। इसको कैसे देखें, कैसे लें? नहीं, अब देखो, पहले तो आप ये देखिए कि अरुण यादव और अजय सिंह, इन दोनों की जो लेगेसी है या जिस जिस बैकग्राउंड से ये आते हैं, ये कांग्रेसी बैकग्राउंड से और पार्टी की के जो परिवार की जो परंपरा है उसके वाहक है। सबसे बड़ा फॉलोइंग यदि मध्य प्रदेश में किसी की मानी जाती थी शुक्ल बंधुओं के बाद, तो अर्जुन सिंह की फॉलोइंग थी, जिसको दिग्विजय सिंह ने कमजोर किया।
और दिग्विजय सिंह ने अर्जुन सिंह के अलग होने के बाद भी अपनी सरकार को बचाए के रखा। जब तिवारी कांग्रेस बनी थी, जी हाँ, उन्होंने जी हाँ। अपने लोगों को जो अर्जुन सिंह के समर्थक थे अपने मंत्रिमंडल में भी रखा और ये उनको ये छूट भी दी कि आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करिए। तो ये भी तो एक तरह का प्रयोग था ना कि कांग्रेस विरोधी है और कांग्रेस पार्टी के भीतर है। तो अब जब अर्जुन सिंह जी नहीं रहे तो उनकी विरासत को किसको संभालना था? अजय सिंह को। तो क्या अजय सिंह अपने पिता के जो समर्थक थे उनके उनको संभाल पाए? उनको साथ लेकर चल पाए? देखिए, आपको एक एक पायदान ऊपर आप राजनीति में पहले थे। आपके पास विनम्रता होती, विनम्रता से आप काम करते तो हो सकता है कि जो उनके अर्जुन सिंह जी के समकालीन नेता थे, वो अपना नेता आपको मान लेते। यही स्थिति अरुण यादव की रही। अरुण यादव को के पिता सुभाष यादव को तो अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे। अर्जुन सिंह और सुभाष यादव जो जो रिश्ते थे सब जानते हैं। उन्होंने तो सुभाष यादव का नाम प्रपोज किया था मुख्यमंत्री पद के लिए। दिग्विजय सिंह के वो पक्ष में नहीं थे। लेकिन दिग्विजय सिंह कमलनाथ की राजनीति ने क्या किया कि वो एक ओबीसी लीडर मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस खड़ा करना चाहती थी, वो नहीं कर पाई। अब इसकी राजनीतिक इफेक्ट आप क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी जब मौका मिलती है ओबीसी लीडरशिप की लाइन लगा देती है और कांग्रेस पार्टी क्या करती है? वो अपने ओबीसी लीडर की जड़ें काटती है। अरुण यादव मेहनत करते हैं, 2018 में चुनाव आते हैं तो दूल्हा बन के कमलनाथ आ जाते हैं क्योंकि उनके सोनिया गांधी और गांधी परिवार से निकटतम संबंध है, आर्थिक रूप से संपन्न है, वो चुनाव लड़ा सकते हैं। तो आपने कहा अच्छा ठीक है, आप चले जाइए। ये जो अर्थ है, ये भी कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रहा है। जो साधन संपन्न नेता है, जिनके पास पैसा है, वो अपने दम पर सियासत चलाना चाहते हैं। वो भाजपा में भी एक पैर रखे रहना चाहते हैं और कांग्रेस के तो वो है ही, वहां अंगद के पांव बने हुए हैं। तो ये जो सियासत है, ये कहीं ना कहीं उनको पार्टी को नुकसान कर रही है। इसी के कारण आप देखने के जो अजय सिंह का जिक्र किया, अजय सिंह विधायक है, पिछले चुनाव में वो हार जाते हैं। बिंद क्या तो पूरा उन्हीं के जिम्मे था ना। क्या उनको राजनीति में ये एहसास नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की सियासत क्या है और भारतीय जनता पार्टी राजनीति कैसे करती है? अभी भी आप कांग्रेस के नेताओं से कईयों से पूछेंगे ना तो वो बड़े जो है ऊपरी ऊपरी तौर पर बात करेंगे। पोलिंग स्टेशन पर भाजपा कैसे काम करती है पूछोगे तो कांग्रेस के नेताओं को नहीं पता होगा कि भाजपा कैसे काम करती है। भाजपा अपनी जो महत्वाकांक्षी सीट है, आकांक्षी सीटें जिन्हें को कहते हैं, जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हार जाते हैं, जब हम आश्चर्यचकित होते हैं, अरे गोविंद सिंह कैसे हार गए? तो उस पर वो 5 साल काम करते हैं। केपी सिंह हारते हैं तो वो 5 साल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करती है। भाजपा का कार्यकर्ता लगा रहता है। तो जब वो मजबूत गढ़ कांग्रेस के गिरते हैं तो फिर सरकार कैसे बनेगी? और आप देखिए उसी के कारण जो है कहीं ना कहीं ये हारे अजय सिंह। अजय सिंह हारे, पूरा बिंद हारा क्योंकि बिंद पर भाजपा ने 2018 का जो बिल्कुल, चुनाव बिल्कुल, था। मैं समझ गया। लेकिन जो फूलछाप कांग्रेस आपने कहा था, उसमें 2 नाम बड़े सितारा, पचौरी जी का जाना विस्मित कर गया था। उसके पहले जिस तरीके से 2018 में 15 महीने में जो एक सरकार गिरी थी, उनका जाना, तो ये चीजें, ये आपने जिक्र किया था, उसी के अकॉर्डिंग इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए, दोनों, ज्योतिरादित्य नहीं सिंधिया भी और देखिए, पचौरी जी का जो फैसला था, मुझे लगता था कि वो मुझे लगता है कि ये उम्र के उस पड़ाव का जो है कि एक व्यवस्था भरा फैसला हो सकता है। जब आप पूरे जीवन पद पर रहकर राजनीति करें और फिर अचानक आपका जो है आपके पास कुछ ना हो, तो कई बार आप दबाव में या महत्वाकांक्षा में ये फैसला कर लेते हैं। क्या पचौरी के जाने से कोई फर्क आया क्या कांग्रेस पार्टी पर? आप देखिए कि जिनको वो टिकट दिलाते रहते थे, उसमें कितने लोग छोड़ के गए उनके साथ? भाई आप संजय पाठक पहले ही छोड़ के चले गए थे। उनका ही माने जाते थे। ऐसे जो ब्राह्मणवादी राजनीति का जो चेहरा हम सुरेश पचौरी जी को मानते हैं कि उन्होंने हमेशा उसको प्रमोट किया। उसके कंपैरिजन में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कम से कम वो चेहरे तो थे जो उनके कद को ऊंचा बढ़ाते थे। जो ये बताते थे कि एक लीडर है जिसके साथ इतने लोग पार्टी छोड़ सकते हैं। भाई अर्जुन सिंह के साथ जाने वाले लोगों को यदि दिग्विजय सिंह ने रोक लिया तो ये दिग्विजय सिंह की सफलता मानी जाती थी ना। माधवराव सिंधिया के साथ जाने वाले लोगों को दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी के भीतर रोक ली, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाने वालों को नहीं रोक पाए। सरकार तो वही चला रहे थे, इंटेलिजेंस का सिस्टम उनके पास था, सरकार उनके पास थी, तो फिर क्यों नहीं रोक पाए अब?
तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो चीजें हैं वो ये बताती हैं कि आपने जानबूझ के इग्नोर किया बहुत सारी चीजों को। और जो 18 महीने की जो सरकार थी, 15 महीने की, वो कांग्रेस को मुझे लगता है कि बिल्ली के भाग से जो छीका टूटा था ना, तो उस छीके को वो संभाल नहीं पाए। हाँ, वो फिर अब कमलनाथ जो है, कमलनाथ के बारे में, कमलनाथ जी के बारे में क्या कहें? कमलनाथ जी जिस सीजन्ड की बात की, उनके जो संबंधों की बात हुई, उनका धन और संपदा की बात हुई और सारा कुछ हुआ, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी, वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के उस दौर में भी बनना चाहते थे जब दिग्विजय सिंह का नाम आया था, तब भी वे चाहते थे, पहले भी कभी चाहते थे, हम लोगों को कई बार ध्यान है जब अर्जुन सिंह को हटाना था उस दौर में। नहीं, मुझे लगता है कमलनाथ की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की रही थी, हमेशा से रही थी। उन्हें जब मौका मिला वो मुख्यमंत्री बने भी। देखिए, आप किस देश से आपके कैसे संबंध है, किस उद्योगपति के, कौन उद्योगपति आपके कहने पर क्या कर सकता है, ये सब राजनीति में व्यर्थ की बातें हैं। राजनीति में मूल चीज होती है वोटर और आपका कार्यकर्ता। नहीं, नंबर वोटर गेम। और कार्यकर्ता, हाँ, वोटर और कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है तो आप नेता नहीं हो सकते। दिग्विजय सिंह जो है, यदि अपने रहे, उनकी जो कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय हुए तो वो इसलिए हुए थे कि उनको नाम भी पता होते थे एक छोटे से गांव के कार्यकर्ता का भी। वही तो उनकी मूल जो है ताकत थी ना। लेकिन कमलनाथ क्या है, कमलनाथ तो उस उम्र में मुख्यमंत्री बने जब लोग कहते हैं कि आपको घर में बैठकर आराम करना चाहिए। आपकी याददाश्त आपकी उतना साथ नहीं देती थी। आप चेहरे से पहचान रहे होते थे लेकिन आपको ये नाम याद नहीं आता था। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे एक पार्टी चलाएंगे, कैसे सरकार चलाएंगे? और फिर जो आपको जो जिम्मेदारी थी, क्योंकि 15 महीने बाद जब पार्टी सत्ता में लौटी तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी थी। उनका उनको लगता था कि उनसे बड़ा रणनीतिकार, कई बार क्या होता है हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं अपने आप। जैसे मैं और आप भी कई बार ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं तो उसका नुकसान होता है। और लगता है कि हमसे गलती हो गई, ये कई बार हम स्वीकार भी करते हैं, कई बार नहीं करते। कमलनाथ को लगा कि मैं यदि नारायण त्रिपाठी और शरद कौल को एक जो है साइड में बिठा के रखूंगा तो मेरी सरकार बची रहेगी। लेकिन कमलनाथ यही काम ये करते कि उन्होंने शरद कौल और नारायण त्रिपाठी का इस्तीफा करा देते और चुनाव करा देते, उपचुनाव, तो हो सकता था उनकी सरकार बच जाती। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि लोगों को इकट्ठा किया, एक साथ इस्तीफे कराए और आपको अल्पसंख्यक बना दिया। आपकी संख्या बल घट गया तो आप सरकार से बाहर हो गए। तो आप रणनीतिकार भी नहीं है, जमीनी आपका जो जुड़ाव है। देखिए, जो जुड़ाव दिग्विजय सिंह का है वो कमलनाथ का नहीं है। कमलनाथ शहरी नेता है और दिग्विजय सिंह क्या थे, गांव गांव के नेता हैं, पूरे प्रदेश के नेता हैं। दिग्विजय सिंह यदि कुछ करते तो हैं हम थोड़ा ट्रैक से इधर उधर हो रहे हैं। देखिए, पास्ट की बातें तो बहुत हो गई, आप ठीक कह रहे हैं, सब चीजें हैं, लेकिन अंततः जो हमें नंबर गेम चाहिए वहां नहीं खड़े हो पा रहे हैं। और इसमें मैं ये भी चाहूंगा दिनेश जी की जो अभी मौजूदा कॉम्बिनेशन है, देखिए राहुल गांधी ने एक ओबीसी के हाथों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर सौंपी हुई है। आप आइए तो नेता विपक्ष के तौर पर उमंग सिंघार वहां है, फिर डिप्टी जो लीडर है विपक्ष में वो एक ब्राह्मण वर्ग से। ये जो कॉस्ट कॉम्बिनेशन सबके बाद जो बात नहीं बन पाती है, अभी बहुत सारी चुनौतियां बनी और आपस में जो सामंजस्य है, आप यूथ को आपने आगे किया, सब किया, तो अंता फिर ये यही होता है कि आपस में ही तो हमने बहुत सारे तो उदाहरण देखे कि ध्रुव की तरह, दो ध्रुव की तरह हैं, आपस में इकट्ठे ही नहीं हो पाते हैं। क्या कहेंगे, ये भी कैसे खड़ी होगी कांग्रेस जिस मध्य प्रदेश में आज 29-0 पे खड़ी हुई है? जहां एक दौर होता था हमने 40-0 भी देखा है, खैर वो अलग स्थिति थी 1984। उसके बाद जो पराभव शुरू हुआ 89 से लेकर, और आज हम 29-0 पर। ये देखिए उसी स्थिति में खड़ी होगी जब कांग्रेस के जितने भी बड़े नेताओं का जिक्र हमने किया, अलग अलग कालखंड के अलग अलग नेता हैं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अजय सिंह या अरुण यादव, ये सब अलग अलग, ये सारे लोग तय कर लें कि हमें जीतू पटवारी के नेतृत्व में ही सारी चीजों को स्वीकार करना है। और जीतू पटवारी को विनम्रता से, जिस तरह से नरेंद्र मोदी का जो तस्वीर दिग्विजय सिंह ने पोस्ट की कि अडवाणी जी के कदमों में बैठे, वो यदि इनके कदमों में बैठ जाए तो आप एक संभावना बनती है। लेकिन ये किसको पहल करनी होगी, ये जीतू पटवारी को पहल करनी होगी। देखिए, जो सीनियर है वो जूनियर नहीं हो सकते आपको बड़ा पद मिलने से। जो सीनियर है वो सीनियर है। आप जिनके पैर छूते रहे हैं, आप उनको उनके कदमों में बैठने में आपको कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। आप बैठ जाना चाहिए आपको कि ठीक है, हमने पूरे जीवन आपके पैर छुए हैं। और आपको यदि लंबी राजनीति करना है
तो आपको अपना अहम पद का जो आपके जो अहम होता है उसको छोड़ना पड़ेगा। और जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा कि भाई हमने अपनी पारी खेल ली, अब आगे आना है। भाई यदि आपको मान लीजिए नकुल नाथ को भी राजनीति में आगे लाना है या जयवर्धन को लाना है, तो आपको कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज करना होगा ना। कि आप अगली पीढ़ी के हाथ में जब जाएगा तब तो कोई इनका नंबर लगेगा ना। फिर उनकी बारी आएगी, उनका अपना एक्सपोज़र होगा, अपना टैलेंट होगा। तो ये जब तक दोनों के बीच में तालमेल नहीं होगा, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में, तब तक इस तरह की कई तस्वीरें हम संजीव जी देखते रहेंगे और कांग्रेस फिर वही 35, 36, 40 इसी के आसपास झूलती रहेगी और फिर जो है हर चुनाव दर चुनाव वो विपक्ष में बैठती रहेगी। राइट, मैं आखिरी सवाल करूंगा। बहुत दिलचस्प चर्चा रही है, बहुत अच्छी चर्चा है। हमने पास्ट पे ज्यादा बात हुई है और मैं कह रहा हम सब प्रेजेंट पे भी करें। राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी एंड कोटिया, आपने देखिए दिल्ली में भी बहुत राजनीति की थी। आपने कवर किया था राजनीति को दिनेश जी, मैं भी कई अवसरों पर दिल्ली रहा। एक अवसर होता था जब एआईसीसी में अलग एक उसका दृश्य होता। आज एआईसीसी के बारे में हम यहाँ बैठ के जरूर बात करते हैं, आप बीच में गए हैं, मैं भी एक आध बार गया हूं। आज एआईसीसी बदल चुकी है। तो ऐसे सब दृश्यों में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी जो जो निरंतर 24 घंटे सातों दिन 365 दिन कांग्रेस कैसे खड़ी इसके बारे में, तो वो उसमें क्या एक करिश्माई क्या क्या उस पे एक अंतिम नोट चाहूंगा। नहीं देखिए, आपको यदि खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया है तो सभी को स्वीकार करना चाहिए ना। राहुल गांधी खड़गे जी को साथ ही रखते हैं ना, कोई हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं। स्लीपर सेल्स भी जो, स्लीपर सेल भी मैंने बात की थी, वो जो शशि थरूर है, ऐसे कई लोग हैं जो खुलेआम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप कदम नहीं बढ़ा पाते। आप कहते जरूर हो कि हम सबक सिखाएंगे, ऐसा करेंगे। इस सब पे आखिरी नोट प्लीज। नहीं देखिए, ये जो बहुत सारी चीजें बहुत टेक्निकल होती है संजीव जी। कई बार हमको लगता है शशि थरूर कर लीजिए, पार्टी यदि आज निकाल लेगी, वो तो चाहते हैं कि आप निकाल दें तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बची रहेगी, वो तो टेक्निकली चाहते हैं। लेकिन पार्टी ने क्या किया, उनकी स्थिति ऐसे कर दी है कि ना हम मरने देंगे ना जीने देंगे। तो राजनीतिक तौर पर बहुत सही है। लेकिन जो नेता हैं उनको खड़गे जी का नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। खड़गे जी अपनी सीमा में, देखिए खड़गे जी ने कभी नरसिंह राव या सीताराम केसरी बनने की कोशिश नहीं की। खड़गे जी अपने जो है शिष्टाचार के साथ संगठन को चला रहे हैं। और पीढ़ियों के साथ जब पीढ़ी बदलती है तो हमें लगता है कि पास्ट का बहुत अच्छा था, ये जो एट प्रेजेंट है ये सब गड़बड़ चल रहा है। अभी समस्या ये है कि पिछले एक दशक में कांग्रेस के दिग्गज नेता भाजपा के पाले में खड़े हुए और कोई भी जो लीडरशिप है रातों रात खड़ी नहीं की जा सकती। राहुल गांधी की लाइन है वो संघ और भाजपा के खिलाफ स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें यदि दिग्विजय सिंह संघ के समर्थन में खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं ये नेतृत्व की लाइन के खिलाफ है। जिस पर एक राय होती है, जिन चेहरों पर उनके खिलाफ होती है ये, तो नुकसान होता है, फिर लोगों का मनोबल टूटता है। तो मनोबल तोड़ने वाले जो नेता हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा। पार्टी का जो संगठन करना है तब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे, इस कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। अरुण जी, माफ कीजिएगा, दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत शानदार तरीके आपने पूरा का पूरा एलोबरेट किया और निश्चित तौर पर जैसे हमने जहां से शुरू किया था कि आवश्यकता वही है कि वैसा कोच बनना होगा उन्हें जो एक हार्ड डिसीजन ले सके और एक टीम कैसे जीत सकती है उस जीत के लिए जो जो जतन है वो करेंगे, उसके बिना नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार दिनेश जी, शुक्रिया। तो मित्रों, आप सुन रहे थे हमारी ये चर्चा। हमारे साथ थे सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश गुप्ता साहब और बहुत साफ गोई के साथ उन्होंने कह दिया कि ये जो पीढ़ी बदलती है, आप कहते जरूर हैं लेकिन सबक नहीं लेते हैं, केवल बातें ही बातें हैं और बातों से बात नहीं बनती है। आपको श्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, ऐसे बहुत लंबी फहरिस्त है जो ये प्रयास में है कि जो कांग्रेस की खोई हुई ताकत, खोई प्रतिष्ठा हासिल की जाए, तो बिना टीम के तो नहीं होगी। टीम यदि अपने ही प्लेयर्स के खिलाफ खेलेगी तो बात नहीं बनने वाली। मित्रों, पूरी चर्चा सुनने के बाद आपकी अपनी जो भी राय हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कभी राय प्रकट कीजिएगा और हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारा और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।